सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज हम सब के लिए एक बेहद खुशी का दिन है क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को हिंदुस्तान के अंदर वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से इंग्लिश में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक 2021 का अवार्ड मिला है। इश्तियाक साहब की किताब जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, जो कि पिछले साल ही भारत में पब्लिश हुई और उसके बाद इस साल पाकिस्तान में भी पब्लिश हुई है। इस किताब को दोनों ही मुल्कों में बहुत ज्यादा सराहा गया है। आज हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर, जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमसे गलतियां हुई, कहाँ पाकिस्तान से गलतियां हुई, और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों की ये जो ट्रेजिक सिचुएशन है, इसके ऊपर प्रोफेसर साहब से एक गाना भी सुनेंगे प्रोग्राम के आखिर में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इश्तियाक सर बहुत अच्छा गाते भी हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत मेहरबानी अरविंद। तो हर दफ़ा जब हम बात करते हैं तो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती है, तो आज भी आई एम श्योर ऐसे ही होगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी इस अचीवमेंट के लिए। आप मेरे ख्याल से बहुत कम राइटर्स में से हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों में ना सिर्फ पसंद किया जाता है, बल्कि आपकी किताबों को दोनों मुल्कों में अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत मेरे कम ख्याल होता से है जी, कि पाकिस्तान के जो ऑथर्स हैं उनको इंडिया में इस लेवल पर एप्रिसिएशन मिलती हो। आप उन चंद लोगों में से हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों तरफ से अगर ये अवार्ड मिले हैं तो कहीं ना कहीं मेरे क्रीडेंशियल्स हर जगह पे माने जाते हैं कि ये एक जेन्युइन स्कॉलर है, और यही एक स्कॉलर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो जी बहुत सर, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसमें इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए मैं आप की कही गई किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता, आपको एक अथॉरिटी मानता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर। और जो भी मुझे पता है आप कहेंगे, जो भी मशवरा आपका होता है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, और जो भी आप हमारे लोगों को मशवरा देते हैं, इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। आपके सच्चे थैंक यू। इमोशंस हैं, वही जी। बाहर आते हैं। यू आर ट्रूली एन एम्बेसडर ऑफ पीस एज वेल। सर, सबसे थैंक पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इतना ज्यादा मिसट्रस्ट क्यों है? देखें, जो अ, इस मिसट्रस्ट की बुनियाद तो ये है कि जाते-जाते ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने 2 किस्म की डिमांड्स थी। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि इंडिया यूनाइटेड रहे, और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कि इंडिया को पार्टीशन करके और पाकिस्तान बनाया जाए। इन 2 चॉइसेस में एक चॉइस को बरतानिया ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो पार्टीशन में डिसरप्शन हुई, जो कत्लेआम हुआ, जो डिसलोकेशन हुई, और उसके साथ-साथ जो झगड़े साथ हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान को इस तरीके से डिवाइड करना अ, 20th सेंचुरी में, पिछली सदी में एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि कम से कम 100 साल तक तो इस इलाके को बरतानिया ने ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट किया था, और पेशावर से लेके वो साउथ इंडिया के एक्सट्रीम तक ट्रेन का रिश्ता, आने-जाने का, लोग काम करने आ जाते थे। मसलन आप देखें, बनी शंकर अय्यर जो हैं आपके मिनिस्टर, कांग्रेस के होते थे, उनके फादर जो हैं वो 20s में आ गए थे लाहौर में, एंड ही वर्क्ड एट ऑल, आई थिंक, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर, और ये साउथ इंडिया से आए हुए थे। इस तरह लोगों का आना-जाना सेट, उनको फिर एकदम इस पार्टीशन ने जब डिवाइड किया, और उसके बाद जो राइटिंग हुई महल, वो है बुनियाद मज़ीद प्रॉब्लम के किस तरह ब्रिटिश एसेट्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिवाइड किया जाए बिटवीन द 2। इस पे झगड़ा हुआ, और ये प्रिंसली स्टेट्स पे कुछ झगड़े हो गए, जिसकी क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है जो कश्मीर में हुआ। हालाँकि जूनागढ़, हैदराबाद और स्टेट्स के साथ भी ये मसले हुए, लेकिन
ये सारा जो एक है ना बैगेज पार्टीशन का, वो दोनों मुल्कों के लिए उसको एक तरफ अपने से उठा के फेंक देने की जो कोशिश है वो भी हुई। 2-3 दफ़ा इंडिया से नो वॉर पैक्ट का आया। कई दफ़ा हमारी तरफ से भी ऑफ़र हुई कि हम जॉइंट डिफेंस की ट्रीटी कर लें। लेकिन किस तरह कैसे ये झगड़े होते रहे, तो बाद में इतनी जंगें भी हो चुकी हैं और जंगों के साथ-साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमेशा टेंशन, फायरिंग, लोगों का मारा जाना, दोनों तरफ से एक्टिविटी जो है इंटेलिजेंस सर्विसेज की दूसरे मुल्क के डोमेस्टिक मैटर्स में उसका भी ज़िक्र मिल जाता है। टेररिज्म भी हुई, तो ये सारा बैगेज जो है, इसने इन 2 मुल्कों को हे होस्टेज कर दिया है टू द पार्टीशन अ अ राइटिंग जो राइट्स हुए ना जी, वो आज तक ज़हन में है और स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। आप जी। क्या समझते हैं सर, कहाँ पर जाके जो रिलेशन में असल में जो है प्रॉब्लम जो है दिखाई देती है? छोटी-सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जब इस्लामाबाद विज़िट किया, तो एक म्यूज़ियम देखा, उसमें मैंने फ़ोटोज़ देखी बहुत सारी जिसके अंदर पंडित नेहरू को सदर अय्यूब इस्लामाबाद का मास्टर प्लान इंस्पेक्ट करवा रहे थे। तो आई उसको सी, देख के आई लग नहीं रहा था कि कहीं पे कोई इस तरह से एक एक ब्लडीड पार्टीशन ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ गए। फिर फिर ऐसा क्या हुआ कि हम जो हैं यहाँ से फिर जो रिश्ते खराब होते चले गए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैंने कई दफ़ा लोगों को बताया है कि महज़ 1950 या 51 के शुरू में शायद वो कॉमनवेल्थ टीम आई हुई थी क्रिकेट की, इंडिया मैच खेलने के लिए। तो आखिरी मैच जो था शायद बॉम्बे में हुआ था या हो सकता है दिल्ली में। तो प्राइम मिनिस्टर 11 यानी जवाहरलाल नेहरू 11 के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आपके 3 प्लेयर्स मुझे बहुत पसंद हैं, आप भेजें। तो हमारी तरफ से 2 फास्ट बॉलर्स फजल महमूद और खान मोहम्मद और हमारे बैट्समैन अ, इम्तियाज अहमद, इन्होंने जाके खेला और इम्तियाज अहमद ने सेकंड इनिंग्स में 300 नॉट आउट स्कोर किया। तो जाहिर है पार्टीशन हो गई थी, इतना ज़्यादा डिसलोकेशन हुई, कश्मीर का झगड़ा भी बैकग्राउंड में चल रहा था, लेकिन अभी तक दोनों तरफ जो लीडरशिप है ना, वो पर्सनली भी एक-दूसरे को जानते थे ना। हुँ। यानी नवाबज़ादा लियाकत अली खान का और जवाहरलाल नेहरू के जो शुरू के ऑफिशियल ख़त हैं ना, मेरे पास वो 10 वॉल्यूम है। मिस्टर भासीन है, जिन्होंने ये पब्लिश किए हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के। तो उनके उन वो एड्रेस कर रहे हैं, माय डियर नवाबज़ादा लियाकत लियाकत अली खान, और वो कह रहे हैं माय डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बड़ी पोलाइट लैंग्वेज, जब ये लोग मतलब पाकिस्तान में तो खैर आफ्टर लियाकत अली's assassination on the 16th of October 1951, तो एक वैक्यूम पैदा हुआ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो भी अभी तक इंडिया की लीडरशिप को अच्छी तरह इंटीमेटली जानते थे। तो जहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों और आप एक-दूसरे के साथ मिल चुके हों, वहाँ पे आदमी एक-दूसरे को अकोमोडेट भी करता है। ठीक है, 2 स्टेट्स बन जाती हैं, उनके इंटरेस्ट में भी लोग फँस जाते हैं। मैं क्लासिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये सुन लें। जून 1947 में जब 3 जून पार्टीशन प्लान अनाउंस हो गई, तो मेजर याह्या खान, जो स्टाफ कॉलेज क्वेटा मिलिट्री के वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे, ही वाज़ एन इंस्ट्रक्टर। उनके जो सुपीरियर थे, उनका नाम कर्नल समथिंग एंड हिंदू सरनेम है उनका, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। हुँ, हुँ। तो उस ज़माने में फिर ये भी था कि दोनों ये आर्मी जो है इंडियन आर्मी, ये डिवाइड हो जाएगी। तो एक ब्रेकअप पार्टी हुई, ये वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे।
और इन वो कर्नल जो हैं उन्होंने खड़े होके कहा कि अभी देखें हम सारे एक ही फौज में रहे, एक जैसी ट्रेनिंग ली, हमारी दोस्ती हैं, हाँ जी, लेकिन अब आपका मुल्क बन रहा है तो मुबारकबाद हो, उम्मीद है कि हम दोस्ती से रहें। तो मेजर याह्या खान गेट्स अप और वो कहते हैं कि अपना कर्नल साहब, आज का ये कोई दिन सेलिब्रेशंस का, खुशी का दिन नहीं है, आज का तो अफ़सोस का दिन है, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होते तो हम एक ग्रेट पावर बनते इस इलाके में। अब हम एक-दूसरे के साथ जंगें करनी शुरू कर देंगे। तो जो लोग उस ज़माने में इस चीज़ को देख रहे थे, बाद में व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल, Yahya Khan was then martial law administrator and president when the 1971 civil war was fought in East Pakistan, later on Bangladesh. The same man then had to do it because he was president of Pakistan, और जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी होगी वही उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअली जो लोग जानते थे, उनकी गुडविल, सोशल कैपिटल वाज ऑलवेज अवेलेबल। जैसे जैसे ये दूर होता गया टाइम, तो नए नए लोग आते गए। तो नए लोग जब आते हैं तो या वो आप उनको वेरी गुड या वेरी बैड शो कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट मीट देम। हम्म। और 65 वॉर आई थिंक इज द टर्निंग पॉइंट। 65 वॉर कश्मीर पे हुई। एक्चुअली कश्मीर के प्रॉब्लम ने दोनों मुल्कों को गिरवी रखा हुआ है, और ये है उसका बैकग्राउंड। क्या मैंने पता नहीं जवाब दे दिया आपकी जी, जी, सवाल बिल्कुल का? आपने जवाब दे दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के बाद भी, इतने सारे फसादात होने के बाद भी 65 की जो जंग है, वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने कि ताल्लुकात हमारे खराब कर दिए। मुझे थोड़ा सा एग्जांपल दे देखें। जी। मैं लाहौर में फिल्में देखने का बहुत शौकीन था। एक हफ्ते अगर एक इंडियन फ़िल्म यहाँ देख ली तो किसी अगले हफ्ते कहीं और, सारा मेरा पॉकेट मनी इन काम में चलता था। हाँ जी। 62 में इंडियन फ़िल्म जो नई बन रही थी ना, उन पे बैन लग गया, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वी कांट कम्पीट विद इंडिया। लेकिन जो पुरानी फ़िल्में थी वो 65 तक आप जा रहे, मैटनी शो होते थे, पीपल वुड गो मैड एंड सी दोज़ फ़िल्म्स। 65 वॉर अ कंप्लीट कर्टन केम डाउन। उसके बाद फिर जब दूरदर्शन ने शायद मुग़ल-ए आज़म दिखाई, तो लोगों ने अपने जो फ़ौत हो चुके थे ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी डेथ डिक्लेयर करके, छुट्टी करके, तो सुना है लाहौर में वो देखते रहे हैं। तो अच्छा। मेरा मतलब है कि लोग तो तरसे हुए थे इस कॉन्टैक्ट के लिए। लेकिन 65 वॉर इज़ व्हाट चेंज्ड द होल रिलेशनशिप इन एन एंटागोनिस्टिक मैनर। और उसके बाद कोशिशें तो हुई कि दोबारा दोस्ती हो जाए या नॉर्मलाइजेशन हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं ये कोई ना कोई शरारत होती रही है। जी, मैं पहले भारत से शुरू कर लेता हूँ। हमारी तरफ जी। से कहाँ कमी रह गई इन ताल्लुकात को बेहतर करने में, मैंने जितना पढ़ा, जितना देखा, समझा, तो एज़ एन इंडियन आप ये भी कह कह सकते हैं कि मेरे अंदर एक सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़्म है। शायद उसकी वजह से मैं ये कहूँ कि देखें जी, हमने तो बार-बार ताल्लुकात अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो है बार-बार जंग की हिमाकतें होती रहीं और शायद यही वजह है कि हमारे रिलेशन अच्छे ना हो सके और मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूँ और ना ना ही मैं, मेरे साथ जो ये लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, हिंदुस्तान की बेशतर अवाम ये समझती है कि पाकिस्तान इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर। मगर आप ये बताइए कि हमसे कहाँ कमी रह गई हिंदुस्तान से? देखिए, अगर आप मेरी जो है ना पाकिस्तान द गैरिज़न स्टेट किताब, अगर वो पढ़ लें कहीं, अब तो वो इंडिया के अंदर भी पब्लिश हो गई है एज़ एन ई-बुक, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अ, 1948 में शायद अ, पाकिस्तान ने वो क्या कहते हैं, अपनी इकॉनमी को ब्रिटिश पाउंड के मुताबिक अ, उसकी जो है ना वैल्यू कम कर दी थी, इंडिया ने नहीं की। और उसके बाद फिर जो ट्रेड के टर्म्स थे वो ज़रा इंडिया को लगा कि हमारा रुपए की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, पाकिस्तान की कम है, तो ये ट्रेड मुनासिब नहीं है।
तो सुना है उधर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। पाकिस्तान ने उसके बाद अपनी फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई, सारा कुछ किया, तो एक प्रॉब्लम वो भी हो सकता है जो पाकिस्तान की अब मैं स्टोरी बता रहा हूँ। दूसरा 1950s में जबकि इंडिया जा चुका था टू द यूनाइटेड नेशंस, के कश्मीर के रेजोल्यूशंस भी आ चुके थे, लेकिन रेजोल्यूशंस के मुताबिक दोनों मुल्कों को अपनी फौजों को कश्मीर से हटाना था। इंडिया का राइट वहां पे इतने लोगों को रखने का कि वहां पे वो प्लेबिसाइड करवा सकें, वो मान लिया गया। पाकिस्तान को टोटल वेकेट करना था। 47-48 में एक जंग हुई थी ना, उसके बाद सीज फायर लाइन हो गई थी। वो कभी ना हो सका क्योंकि दोनों साइडों ने अपने अपने जगह पे वो दे डग इन, जिसे कहते हैं कि अब यहां से हमने 1 इंच ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। तो 1950s में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइजेस किए, ये अपना वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये मैं अपनी किताब के लिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि पाकिस्तान को तब थ्रेट और भी महसूस हुआ। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से आ जाएं, तो ये जब कश्मीर का पहले इशू पहले इंडिया की तरफ से कवर कर लेते हैं कि इंडिया की तरफ अच्छा, से हमसे क्या गलती हुई। मैं बाद में सवाल पूछूंगा पाकिस्तान पर आपसे। हाँ, अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें, तो अयूब खान ने एक दफ़ा ऑफ़र की थी कि हम जॉइंट डिफेंस ट्रीटी कर लें। तो पंडित नेहरू ने कहा था, हालाँकि पंडित नेहरू ने उससे पहले नो वॉर पैक्ट ऑफ़र किए थे एक ज़माने में, लेकिन जब अयूब खान ने किया नो डिफेंस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो फ्रॉम द इंडियन साइड द क्वेश्चन वाज, दिस इज अ डिफेंस ट्रीटी अगेंस्ट whom? उसकी वजह है कि बाय दैट टाइम पाकिस्तान हैड जॉइंड नेटो, सॉरी नॉट नेटो यार, सिएटो, सेंटो, और सो पाकिस्तान वाज आफ्टर दैट एन एलाई ऑफ द वेस्ट। इंडिया न्यूट्रल था। तो ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री पैक्ट्स थे वेस्ट के साथ, इंडिया उसमें नहीं फिर मेंबरशिप उसी मुल्क के साथ हो सकता। तो वो एक चांस मिस हो गया। उसके बाद अगर हम आ जाएं, ये कसूरी प्लान जो थी, देखें कसूरी प्लान पे जो हमारे अपना फॉरेन मिनिस्टर थे, खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने अपनी कोई 800 सफ़े की किताब है, उसमें सारी डिटेल्स दी हैं कि किस तरह उन्होंने बीजेपी और कश्मीरी लीडर्स जो इंडियन कश्मीर के हैं, पाकिस्तानी कश्मीर के लीडर्स, पाकिस्तानी मिलिट्री, इन सब को ऑन बोर्ड रखा था। और वो जो थी कसूरी प्लान, वो थी कि इंडिपेंडेंट कश्मीर दोनों मुल्कों ने रिजेक्ट कर दिया था। ये उसमें पढ़ लें। सो नाइदर इंडिया वुड एक्सेप्टेड नॉर पाकिस्तान। लेकिन अगले 15 साल के लिए द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज टू बी द इंटरनेशनल बॉर्डर। उस दौरान दोनों साइडों की कोशिश होनी थी कि ट्रेड बढ़े, आना जाना बढ़े, गुडविल बने, और 15 साल के बाद फिर दोबारा पूछा जाए कि कश्मीर के ऊपर क्या फैसला हो। जब ये हुआ और खुर्शीद महमूद कसूरी वेंट टू बॉम्बे टू प्रेजेंट हिज बुक, तो वहां पे जब वो बैठे हुए थे, तो उनके साथ जो उनके होस्ट थे, शायद वो कुलकर्णी बीजेपी जी, के हैं जी, उनके मुंह, कुलकर्णी जी। जी कुलकर्णी जी, उनके चेहरे पे आकर किसी ने काला रंग लगा दिया। ये सब ने हमने देखा है। तो किसी ने उस एफर्ट को भी सैबोटाज किया। एक और इंसिडेंट है कि वो तो एक अपनी अपनी बुक लॉन्च पे वहां बैठे थे। दैट वाज नॉट लाइक एन ऑफिशियल विजिट। बुक लॉन्च है वो एक। बुक लॉन्च वाज व्हाट अबाउट व्हाट द कसूरी प्लान ना। वो नीदर अ हॉक नॉर अ डव उनकी जो किताब थी वो बुक हाँ, लॉन्च थी उसकी। हाँ, वो उसके अंदर जो प्लान है उसी के ऊपर तो कसूरी रंग। प्लान तो पहले वो उसके बारे में बता चुके थे। जनरल मुशर्रफ जब आए थे इंडिया 2001 में, दैट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन अब तो उसपे क्या कहते हैं, खुर्शीद महमूद कसूरी हैड वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ठीक है। एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड, ही क्लेम्ड कि मैंने बीजेपी से भी बात की है, कांग्रेस से भी बात की है, इंडियन कश्मीरी लीडर से भी बात की है, पाकिस्तानी कश्मीरी कश्मीरी लीडर से भी की है,
पाकिस्तान की फौज जो है ना, जो डिसाइसिव फैक्टर है, उससे भी बात की है। सो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। तो वो जो किताब लेके गए थे, उसकी प्रेजेंटेशन में वो इस तरह ही है कि मैं जिन्ना की किताब वहां पे ले के आ जाऊं, और कोई मेरे पे अगर मेरे होस्ट को इस तरह इंसल्ट करे, तो उसका क्या मतलब है? वो तो पीस प्लान थी ना, हाउ टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट एंड एस्टेब्लिश नॉर्मल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये आपकी तरफ से हुआ। एक और भी है कि इट इज वेल नोन कि जनरल मुशर्रफ आगरा में और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी दोनों तैयार होके वेल ड्रेस्ड साइन करने के लिए आ रहे थे आगरा अग्रीमेंट। तो किसी ने, जैसा मुझे, मैं एक दफा वहाँ पंचगली है महाराष्ट्र में, वहां पे एक पीस कमेटी है, उनके पास गया हुआ था। तो उन्होंने वहां पे एक कश्मीरी क्या कहते हैं पंडित जो थे आए हुए, उन्होंने बताया कि जी हुआ ये था कि हमारे ही एक कश्मीरी पंडित ने बताया कि देखे, ये आप साइन नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं, क्योंकि द इंडियन पार्लियामेंट हैज पास्ड रेजोल्यूशन दैट द होल ऑफ कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो हो रहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को ये कर दें, वो कर दें, ये आपकी जो एक पार्लियामेंट का एक्ट है उसके खिलाफ है। तो तब ये साइन हो सके। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप इंडिया की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। आपने मुझसे पूछा था तो मैं फिर वही बात बताऊंगा ना, जी, जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल ठीक जो है आपकी बात। पाकिस्तान में जो मुझे समझ आती है कि इंडिया से क्या गलतियां हुई है। सही। सर, आपने रेज़ोल्यूशंस की बात की, यूएन रेज़ोल्यूशंस की, आपने 47 रेज़ोल्यूशन का हवाला दिया मेनली, जो कि 48। कहता है कि दोनों आर्मीज़ को विथड्रॉ करना होगा, हालाँकि जी। इंडिया थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं कि हू इज़ एट मिस्टेक फॉर नॉट फुलफिलिंग दैट दैट नहीं, रेज़ोल्यूशन? बोथ, बिकॉज आफ्टर द रेजोल्यूशन डिड इंडिया ट्राई टू विदड्रॉ इट्स फोर्सेस? नो। सर डिड ये पाकिस्तान? सर द क्वेश्चन वाज़, ये जितने भी ये जो रेज़ोल्यूशंस हैं, मैंने खुद ये पढ़ी हैं, इसमें ये था कि एक एक तो ये सीक्वेंशियल थी ऑर्डर में, तो एक पहला करेगा तभी दूसरा होगा स्टेप। तो इसमें इसके बाद एक और रेज़ोल्यूशन आया 51, और ये है तकरीबन 47 के 2 उसके 3 महीने बाद आया है, जून 3 1948 को। इसमें पाकिस्तान को एक खत लिखा गया और उनको ये बताया गया कि आप रेज़ोल्यूशन 47 पर इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम आगे इस प्लेबिसाइट के प्रोसेस को आगे चला सकें। और ठीक है। उसके उसके उससे पहले एजी नूरानी साहब ने अपनी किताब द कश्मीर डिस्प्यूट में ये बात भी लिखी है कि माउंटबेटन ने ऑफर की कि आप यहाँ पे प्लेबिसाइट करवा लें, पाकिस्तान रिफ्यूज्ड। इसके अलावा भी सुना है प्लेबिसाइट के ऑफर 53 में भी हुए हैं। मेरे पास एक किताब आई है एक इंडियन डिप्लोमेट की, जहां पे उन्होंने बताया, तो यकीनन हुए होंगे। और तो मैंने पाकिस्तान में जी, है। मैंने कुछ लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह रही होगी कि उस वक़्त पाकिस्तान ने ये कबूल नहीं किया। तो सब ने एक ही बात की तरफ पॉइंट आउट किया कि उस वक़्त जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, दैट बिल्कुल। वाज़ नॉट लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हेंस एक एब्सोल्युटली। एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट था, और उस वक़्त शेख अब्दुल्ला भी उसी सेंटिमेंट के ऊपर कैश कर रहे थे अपनी पॉपुलैरिटी को। और इसीलिए उन्होंने कश्मीर के मुस्लिम्स को भी इस बात पर राजी किया कि हमारा मुस्तकबिल हिंदुस्तान के साथ ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो फिर अच्छा, ये सारे वो अच्छा। फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो वहां पे जो है प्लेबिसाइट हो ना सका। पाकिस्तान ने बात वो ये कभी फुलफिल नहीं किया। जी। बात ये है कि दो हैं कश्मीर के इसमें इंटरेस्टिंग। वैली की अपना पॉलिटिक्स है और जम्मू की अपनी पॉलिटिक्स थी। जम्मू के अंदर एक तो ट्राइबल इन्वेजन हुई ना हमारी तरफ से अक्टूबर में, लेकिन उससे पहले अगस्त के अंदर या जून के अंदर ये शुरू हो गया था कि पुंछ में जो डीमोबिलाइज्ड मुस्लिम सोल्जर्स थे ना, कश्मीर आर्मी के और इंडियन आर्मी के, उन्होंने हमला कर दिया था ऑन द लोकल हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पुंछ। तो कई लोग मारे गए थे। उसके बाद जम्मू के अंदर मुसलमानों पे अटैक हुए, बिल्कुल। और नवंबर के अंदर तो बाय फोर्स
many hundreds of thousands of Muslims were forced to leave Jammu to to go to Pakistan. और कुछ लोग कहते हैं जी 200,000 Muslims were killed on the way. I have no way of saying कि ये फिगर ज्यादा है या कम है, क्योंकि द लीस्ट फिगर इज अबाउट 30,000 किल्ड, बट 200,000 से भी ज्यादा लोग कहते हैं मारे गए। तो हुआ क्या कि कश्मीर के महाराजा ने, उसे पता था कि वैली के अंदर तो आई आई हैव नो इन्फ्लुएंस, बट इन जम्मू ही डिड हैव इन्फ्लुएंस एंड हिज फोर्सेस वर यूज्ड। तो इस किस्म की कई चीजें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो दोनों तरफ से आपको पॉलिसी में एक्सेसेस हुए। कश्मीर में जो हुआ उसमें महाराजा की ये एक्टिविटी थी, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। दिस आई कैन वेरीफाई। ये लोकल वहां के रूलर की एक्टिविटी थी। अब ये बताना भी इंडिया के, जब मैं कहता हूं तो इंडिया में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप चेक कर लें, वेद 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 भसीन महल नाम था, एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट, अब आई थिंक इज डिसीज्ड, उन्होंने ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और वो जम्मू के हिंदू थे। तो जो सच्चे लोग हैं और जो सच बोल सकते हैं, उन्होंने तो ये सारी चीजें उन पे लिखा है और वो एविडेंस सारा मौजूद है। मगर आपकी बात सही है, पाकिस्तान ने जो इनके पास कश्मीर था उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, सिंपल एज दैट। और इंडिया ने भी फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर पाकिस्तान को नंबर 1 पहले करना था तो उसके बाद इंडिया ने करना था, तो मे बी दैट माइट बी द केस। आई हैव टू गो एंड लुक एट द रेजोल्यूशंस अगेन कि किस तरीके से उनकी ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। हाँ, नहीं, आई कैन चेक इट ऑलवेज। इफ इट सेज दैट पाकिस्तान शुड फर्स्ट विथड्रॉ, देन पाकिस्तान शुड हैव डन इट। अगर वहां पे है कि बोथ स्टेट्स मस्ट विथड्रॉ, तो देन वन कैन हैव एन ओपन इंटरप्रिटेशन कि तो अगर पाकिस्तान ना करता तो इंडिया कर देता। ठीक है ना जी? उसमें पाकिस्तान पर है पहले कि और सवाल जब ये पूछा गया कि व्हाई पाकिस्तान शुड विड्रॉ द फोर्सेस फर्स्ट, उसमें जवाब ये दिया गया था, इंडिया इज एन एप्लीकेंट इन दिस इशू। मसला इंडिया लेकर गया था यूनाइटेड नेशंस में, एंड पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली ओरिजिनल रेजोल्यूशन में इट इज नॉट लेबल्ड एज द अग्रेसर। यही तो प्रॉब्लम है, उसमें अग्रेसर नहीं है। 47 के रेजोल्यूशंस की बात बता रहा हूँ, उस वक्त की जो डिबेट्स हैं उनमें ये सवाल उठे हैं कि व्हाई इंडिया शुड नॉट विथड्रॉ कंप्लीटली लाइक दैट इज पॉसिबल, डिबेट्स में हुए होंगे, लेकिन रेजोल्यूशन में पाकिस्तान पे इंडिया चाहता था कि अग्रेसर रेजोल्यूशन में आ जाए, तो आई थिंक रेजोल्यूशन में ये नहीं था। पाकिस्तान को विथड्रॉ करने के लिए जो शर्त इसीलिए लगाई गई कि यू हैव टू डू इट बिकॉज इंडिया इज एन एप्लीकेंट इन दिस इशू। दैट्स राइट। वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, अग्रेसर नहीं कहा, लेकिन इस तरीके से कहा कि पहले आप करें। ठीक है, पहले जो वहां पे डिबेट्स हुई है मैं उनका हवाला दे रहा हूं, और लेकिन जो इसीलिए फिर वेल पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी ऑन दैट चार्टर, तो वो आई नो ऑन दैट रेजोल्यूशन, सॉरी। एब्सोल्युटली पाकिस्तान को अगर द रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड कि आप पहले विड्रॉ शुरू करें तो उन्हें करना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो देन इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं बनती। दिस इज वेरी क्लियर। इसमें झगड़े की कभी बात नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी फेथफुल टू व्हाट द रेजोल्यूशंस आर सेइंग। ठीक है ना? ट्रू, एब्सोल्युटली सर। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, इंडिया की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर पीस को इंडिया की तरफ से भी जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की, फिर वो चाहे जनरल मुशर्रफ की विजिट हो या उससे पहले भी, अगर कोई कहीं ना कहीं पे आप कह रहे हैं कि इंडियन, इफ नॉट द इंडियन गवर्नमेंट, एटलीस्ट वहां के जो महाराजा की जो फोर्सेस थी उन्होंने एक रोल प्ले किया। हाँ, और एक और मैं इसी कड़ी में भूल गया था, सियाचिन पे वी ऑल नो कि एग्रीमेंट तकरीबन हो चुकी थी। मनमोहन सिंह वाज विलिंग टू साइन इट एंड ही वांटेड टू कम टू पाकिस्तान एंड विजिट हिज जो घर है उनका, ये तो वो फिर इंडियन आर्मी ने या जो भी है एडवाइस किया कि वी कांट डू इट, वी हैव एन एडवांटेज ओवर इंडिया। तो एक और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज अ केस अगेंस्ट इंडिया कि सियाचिन पे
जो एग्रीमेंट हो रही थी तकरीबन, वो नहीं हो सकी। तो टुडे, सिंस यू वांटेड टू गिव मी द पाकिस्तानी एब्सोल्युटली। पॉइंट ऑफ व्यू, मैं मैं जानना आपको चाहता हूँ कि आपके क्या कंसर्न्स ये हैं। सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा मेरी राइटिंग्स में है। सो आई एम हुँ, नॉट सेइंग एनीथिंग व्हिच आई हैव नॉट रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। ठीक है सर। चलें जी। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या कहीं पे जो भी कमियाँ रही हैं, पाकिस्तान ने जो भी हिमाकतें की हैं, उनका अगर आप खुल के ब्यौरा दें कि इस पूरे हिंदुस्तान-पाकिस्तान के ताल्लुकात में पाकिस्तान कहाँ गलत है? देखें जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि एक तो है ना, माउंटबेटन की तरफ से ऑफर कि जूनागढ़ और कश्मीर और शायद हैदराबाद में हम प्लेबिसाइड करवा लेते हैं, जिस पे जिन्ना साहब केप्ट क्वाइट। इसके अलावा ये वैसे फैक्टर मेरा नई एडिशन में आ जाएगा, कहीं मैंने शायद मिस कर दिया है या पता नहीं, लेकिन जो मैंने डेफिनेटली पुट किया है वो है एक किताब, के एच खुर्शीद हुआ करते थे। ही वाज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जिन्ना साहब, कश्मीरी यंग मैन, जिसने अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, एंड फ्रॉम 1944 टिल सितंबर 1947, यानी पाकिस्तान बनने के 1 महीने बाद तक ही वाज इस प्राइवेट सेक्रेटरी। हर जगह उनके साथ, उनके घर में ही रहते थे, उनके सारे काम करते थे। पोस्ट तक जाके उनको जाके भेजनी पड़ती थी खुद। उसने पूरी डिटेल्स अपनी रिलेशनशिप विद जिन्ना उसमें लिखा है। तो वो कहते हैं कि मैं जब जिन्ना साहब की डेथ हो गई, तो एक तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है ना कि दिस इज व्हाट आई रिमेंबर अबाउट जिन्ना। तो उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की जो जिन्ना के बहुत करीब थे, अमंग देम चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली जो हैं वो सिविल सर्वेंट थे, और पार्टीशन की जो कमिटीज बनी थी, वो शायद जो फाइनेंशियल एसेट्स थे उसके तरफ से पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था उन्हें। बाद में जिन्ना साहब मेड हिम द हेड ऑफ द पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी। तो जैसे बताया जाता है कि एवरी इवनिंग जिन्ना साहब वुड आस्क हिम टू कम एंड टेल हिम कि सारा दिन क्या होता रहा। सो सो क्लोज वर दे, एंड सो मच ट्रस्टवर्दी वाज चौधरी मोहम्मद अली फॉर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उन्होंने लिखा है चौधरी मोहम्मद अली ने, अकॉर्डिंग टू के एच खुर्शीद, किताब है माई मेमोइर्स ऑफ जिन्ना या माई मेमोरी ऑफ जिन्ना। हुँ, वो हुँ। पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है। तो ये कोई बाहर की किताब नहीं है जो इंडिया में पब्लिश हुई है। उसमें वो लिखते हैं कि दिसंबर में, एंड देन ही गिव्स द डेट 22nd December precisely, we got from India a message कि you can keep Kashmir if you do not interfere in Hyderabad। तो वो कहते हैं कि मैं खुद गया टू जिन्ना साहब, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्ना डिड नॉट सीम टू बी इंटरेस्टेड। जिन्ना द ग्रेट टैक्टिशियन इट सीम्स वाज प्लेइंग फॉर सम हायर स्टेक्स, यानी वो कोई और बड़ी बाजी खेलना चाहते थे। बड़ी बाजी क्या थी, अब उसकी बैकग्राउंड लें। मुझे लगता है कि जिन्ना साहब को जो फौजियों ने कहा था ना कि हम जाके तो कश्मीर के अंदर अवाम को, जो मुसलमान है, इंडिया के खिलाफ भड़का देंगे, महाराजा के खिलाफ भड़का देंगे, आप बस हमें इजाजत दें तो बस कश्मीर आया ही आया। तो इनका ख्याल था कि हमने जंग तो ये जीत जानी है, क्योंकि सारे कश्मीर वैली कम से कम जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, वो तो 96% मुसलमान थी। हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने वहां पे जाके रेप किए और लूट मार की ट्राइबल्स ने, और ये और वो, जैसे यू राइटली पॉइंट आउट, और मैंने अपनी दोनों किताबों में, गैरिसन स्टेट में आई हैव कोटेड ए हैंड पिक्ड गवर्नर इंग्लिशमैन सर जॉर्ज कनिंगहैम, जिनको बुलाया गया 46 में। ही रिटायर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ही वाज वेरी प्रो जिन्ना, वेरी प्रो मुस्लिम लीग। He was brought back and made governor once again of what is now Khyber Pakhtunkhwa.
ही सेज के जब मैंने देखा कि ये तो ट्रक के ट्रक भर के लूट मार के आ रहे हैं, तो मुझे अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट द कश्मीर केस। अगर उस दिन प्लेबिसाइट हो जाता तो द कश्मीरी मुस्लिम्स वुड हैव वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। समझ गए आप? तो जो एक तो अपॉर्चुनिटी मिस की ना जिन्ना साहब ने एट दैट लेवल। दूसरी बात है ये जंग भी जो है वो पाकिस्तान के गले में पड़ गई। फिर जो रेजोल्यूशंस में अब आप बता रहे हैं कि इट रिक्वायर्ड पाकिस्तान टू विकेट, व्हिच आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और उन्होंने नहीं किया, तो ये सारी हमाकतें पाकिस्तान की तरफ से है ना। प्लेबिसाइट तो तब होता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर सकता इफ, एज आई थिंक यू आर राइट, ये है कि पाकिस्तान शुड विड्रॉ एंड इंडिया शुड विड्रॉ। इंडिया ने तभी विड्रॉ करना था अगर पाकिस्तान करता। सिंस पाकिस्तान डिड नॉट डू इट, इंडिया हैज नॉट डन इट आइदर। तो ये भी एक हमाकत है। उसके बाद जो मैंने एक और किताब पढ़ी है जिसको मैं रिव्यू भी करने वाला हूँ, वो है आपके एक एम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव, उनकी किताब आई है। उन्होंने शायद यहाँ पे मेरे पास एकदम, अब आप पहले बताते तो मैं उन्हें ढूंढ भी लेता, मेरी किताबों में पढ़ी है, कोई बात नहीं सर। जिसमें वो कहते हैं कि एक रिवोल्ट हुआ था, सुदन रिवोल्ट, जब इन्होंने एक वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट थे ना शायद, या उनकी पार्टी के लीडर थे, उनको हटा दिया पाकिस्तान ने, सरदार इब्राहिम। सरदार इब्राहिम को। तो वहाँ पे जो उसके फॉलोअर्स थे, ही वाज अ सुदन, सुदन कोई वहाँ की सुदनजाई मेजर ट्राइब है जी वहां की। ट्राइब है। तो उन्होंने रिवोल्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो तब भी अगर, यानी एज लेट एज 51 52 जब भी ये हुआ है, अगर प्लेबिसाइट होता तो शायद प्लेबिसाइट इंडिया के हक में हो जाता। तो पाकिस्तान ने उस प्लेबिसाइट की रिक्वायरमेंट्स जो हैं कि वहां से विड्रॉ किया जाए, वो पूरी नहीं की। तो उसके बाद दोनों साइडें जो हैं अब अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे जो है उन्होंने जैसे जैसे दोनों कश्मीर को कंट्रोल किया हुआ है। दैट इज हाउ हिस्ट्री हैज डिटरमिन्ड द कश्मीर सिचुएशन। ट्रू। उसके बाद देखें, ये हम कह सकते हैं कि 65 वॉर में भी पंगा इधर से लिया गया ना, वो भेजे गए मुजाहिदीन इनटू द कश्मीर वैली, ऑपरेशन जिब्राल्टर विच फेल्ड मिजरेबली। हाँ जी। उसके जी। बाद फुल स्केल वॉर हुई 17 दिन के लिए, जो कि स्टेलमेट हुई। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ठीक जा रही थी ऊपर, ट्वाइस द रेट ऑफ ग्रोथ थी फ्रॉम द इंडियन, वो स्टैंड स्टिल हो गई है। मेरी अपनी रीडिंग है, आई एम विटनेस टू ऑल दिस, और लिखा भी है सारा कुछ। तो 65 वॉर आई थिंक वेरी सीरियसली। सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जहन में भी होगा। जब हम ये कहते हैं, एक तो होता है मिलिट्री एक्सपर्ट्स की लैंग्वेज में, एक आम लोगों को समझाएं कि जी स्टेलमेट कैसे थी। इंडियंस कहते हैं वी वॉन द वॉर एंड वी हाउ वी वॉन इट बिकॉज पाकिस्तान अग्रेसर था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने उस अटैक को रोका, हमने हमारी कोई टेरिटरी जाने नहीं दी, हमने उसको रोका। तो फिर ये स्टेलमेट कैसे हुआ? स्टेलमेट इन जीत तब होती पाकिस्तान की कि जब पाकिस्तान के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो पूरे होते। अगर वो पूरे नहीं हुए तो इंडिया ने अपने आप को डिफेंड किया है। हालांकि डिफेंस डे पाकिस्तान बनाता है 6 सितंबर को हर साल कि जी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमने अपना दिफा किया। तो ये जो स्टोरी है दोनों तरफ की, ये इसको थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, स्टेलमेट तो यूं है ना कि इंडिया का क्लेम भी तो पूरे कश्मीर पे है ना। तो बट जब इंडिया जंग डिड हुई नॉट थी, अटैक इट। नहीं नहीं, जब जिस तरह जंग पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी ना, तो इंडिया हैड अ फुल राइट टू go and fight not only on the Lahore border and Sialkot border, but also go and get the whole of Kashmir. बट अगर दैट वो वाज चाहते, नॉट देयर ऑब्जेक्टिव। मे बी नॉट, तो स्टेलमेट ही हुई ना। जो स्टेलमेट बॉर्डर, सर, अगर आप मुझे कोई सामने से मारे और मैं उसको हाथ लगा के मुक्का रोक दूं, देन आई हैव एक्चुअली वॉन, मैंने उसका वो अटैक रोका है। ओके, आई सी योर पॉइंट, लेकिन व्हाट इज अ स्टेलमेट देन? हाउ वुड इट बी अ स्टेलमेट?
इफ स्टेलमेट यू तो वांट। स्टेलमेट तब होती कि जब इधर से इंडिया ने अटैक किया होता पाकिस्तान के ऊपर, उधर से पाकिस्तान ने अटैक किया होता और नहीं, उसके बाद किसी ने तो पहले करना था ना। हुँ, पाकिस्तान ने पहले किया हुँ, हुँ, और इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको नाकाम कर दिया। हुँ, हुँ। तो इसको स्टेलमेट हम कह सकते हैं। आप उसको चाहे जो मर्ज़ी कहें, आई एम एक नॉट एक तरीका इंटरेस्टेड। जज करने का ये हो सकता है हू हेल्ड मोर टेरिटरी। हाँ, ये भी हो सकता है हू हेल्ड मोर टेरिटरी एंड हू डिड, आई डोंट। खेमकरन कोई हमारे पास आ गया था और आपके पास कुछ इलाके आ गए थे, अब मुझे आई डोंट रिकॉल, शायद किताब में उनका ज़िक्र है। हुँ, हुँ, तकरीबन एक जैसी टेरिटरी दोनों के पास आ गई थी। और शायद ये जो एक और बात शायद कहने वाली है कि कारगिल उससे पहले सीज़ फायर लाइन के से पहले पाकिस्तान के पास होता था। लेकिन आफ्टर दैट वॉर इंडिया गॉट कंट्रोल ऑफ कारगिल। हुँ, हुँ। हाँ, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। ये मेरी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन रिसर्च के बाद आदमी पढ़ता रहता है, तो वहाँ पे मैंने कहीं देखा है कि कारगिल उससे पहले सीज़ फायर और लाइन ऑफ कंट्रोल में ये थोड़ा-सा ही फ़र्क है। थोड़ी स्लाइट सही। कश्मीर में और इधर-उधर आगे-पीछे ये हुआ है सारा। वो भी इंटरनेशनल हो अगर सकता है। वॉच डॉग्स जितने भी हैं उनको देखें तो वो स्टेलमेट ही कहते हैं इसको। इंडिया में उसको विक्ट्री क्लेम किया जाता है, ठीक पाकिस्तान है, में विक्ट्री क्लेम किया जाता है। वो ये ठीक है। मैंने इसलिए मैं ये ये बात छेड़ी ताकि लोगों के ज़हन में ये बात खुलकर सामने आए कि Well, दुनिया किस तरह stalemate से is a देखती better है। word. हुँ, Stalemate is a better word because you and I are not here to score brownie points. एग्ज़ैक्टली। हाँ, मैं हाँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया किस तरह से देखती है, मैंने वो बताया एंड में। दुनिया तो अपनी पसंद के मुताबिक देखती है ना। एनालिस्ट मजबूर होता है, जो जेन्युइन एनालिस्ट है, कि वो फैक्ट्स को देखे। हुँ, हुँ, हम्म। सही। अच्छा सर उसके उसके आगे फिर बताएँ। अच्छा, उसके बाद अ, जो है, देखें इंडिया ने 74 में न्यूक्लियर ब्लास्ट यानी अपनी कैपेबिलिटी का इजहार किया। Pakistan went into the same gear of, okay, we'll eat grass, but we will have our own न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन, जो भी आप कहना चाहें, एटम बॉम्ब। ठीक है। तो पाकिस्तान ने इंडिया की कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब यहाँ पे चक्कर है कि मैं लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रायंगुलर है, बल्कि ये एक अजीब है कि व्हेन द अमेरिकन्स गॉट न्यूक्लियर वेपन्स, सोवियत रशिया felt the need to have them. And then China felt the need to have them primarily against the Americans, बाद में against the Soviet Union. And when the Chinese got the nuclear weapons, India felt threatened. So India 62 का got वॉर the, भी हो गया था जो हम हार गए वही थे। ना, तो India got the nuclear weapons capability. When India got the nuclear weapon capability, Pakistan felt it must have the same बहुत capability. खूब। और जैसे देखें, इसराइल ने क्यों किया? It felt threatened from the Arabs. तो ये विशियस सर्कल भी है। एक दफा जब मैस डिस्ट्रक्शन का वेपन एक तरफ आ जाए, तो दूसरी तरफ फिर एफर्ट्स यही होती हैं कि हम भी ये एक्वायर कर लें। लेकिन जो रिसर्च बताती है कि एक्चुअली ये एक फॉल्स लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि उसके बाद वहां पे खत्म नहीं ना होता। बोथ साइड्स कंटिन्यू इन्वेस्टिंग हुँ, इन्वेस्टिंग and the insecurity actually increases all the time, because if there is an imbalance between India and Pakistan, तो पाकिस्तानी आर्मी फिर क्या करेगी? वो हर किस्म के पाकिस्तानी एसेट्स को कहेगी कि नहीं नहीं, इंडिया के पास इतनी ज्यादा हमारे पे एडवांटेज है, हुँ, एज द इंडियंस डू अगेंस्ट चाइना, डोंट दे? ओके, ठीक है जी। तो ये इस तरह भी है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन आगे जी। जी, आगे उसके बताएँ फिर उसके इसके बाद उस हुँ, उसके बाद हम आ जाते हैं अ, ये अफगान जिहाद। अफगान जिहाद में जो एक पोटेंशियल था ना, कोल्ड वॉर के दौरान जो वेस्ट ने सेंस कर लिया था कि कम्युनिज्म को रोकने के लिए एशिया में और इवन अफ्रीका में एक आइडियोलॉजी जो बहुत काम आ सकती है, वो है इस्लामिज्म। बल्कि मैंने अपनी जो गैरिजन स्टेट किताब और जिनाली किताब में कोट किया है
लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर, हु वाज द हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड इंडिया का, उन्होंने लिखा है कि वी नीड a Muslim state in northern Hindustan, connecting it to an arch beginning in Algeria into Arabia Desertia, Persia, and into northern Hindustan, armed with Islam, Islamic ideology, and British science. अब ये तो साइंस का मतलब क्या है? ब्रिटिश वेपनरी, समझ गए आप? तो ये पोटेंशियल जो है अफ़गान जिहाद में फिर उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। ना सिर्फ़ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिलिट्री को, आईएसआई को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पूरा फंडिंग की उसके अंदर, बल्कि सारी दुनिया से बुलाए, अरब बुलाए, तुर्क बुलाए, चेचेन बुलाए, ये सारे लोग आ गए। मलेशिया से लोग गए, इंडोनेशिया से लोग आए, सारे पकड़े भी गए हैं बाद में कई। हुँ, हुँ। अ, तो इन ठीक है लोगों सर, को ओके। ट्रेन थोड़ा-सा इन लोगों ब्रीफली आगे आगे बढ़ाएँ बात को। हुँ, हुँ। नहीं, बात बढ़ाने से पहले ये देखें ना कितनी इंटरनेशनली ये स्प्रेड कर दी गई बात। सही। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं रही, सारी दुनिया में फैल गई ये बात। हुँ, हुँ। जहाँ पे अफ़गान जिहाद सो कॉल्ड सोवियत यूनियन के विथड्रॉल के बाद खत्म हुआ, तो वो जो इतने ट्रेन्ड इनके फाइटर्स थे, एक ने अल-कायदा बना ली जो अरब थे, और जो पाकिस्तानी थे, उनको इन्होंने भेज दिया लश्कर-ए-तैयबा ने और हरकतुल मुजाहिदीन और पता नहीं कितनी तंजीमें और जैश-ए-मोहम्मद ने into the liberation of Kashmir from Indian occupation according to them. हुँ, हुँ। उन्हों में से कुछ ग्रुप्स ने जाके इंडिया के अंदर टारगेट अटैक किए। तो उस ज़माने में 2-3 दफ़ा, ख़ास तौर पे 2002 में जब कश्मीर सॉरी इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, तो बोथ साइड्स ब्रॉट देयर आर्मीज़ ऑन द बॉर्डर्स, और मुझे पता है लाहौर के इर्द-गिर्द जो विलेजर्स थे उन बेचारों को वहाँ से उन्होंने मूव भी करवा दिया था। हुँ, हुँ। तो आपकी तरफ भी हुआ होगा। ऐसा ही हुआ सर। ऐसे ही हुआ है ना? माइन्स डाल दी गई थी खेतों के अंदर और लोगों को कह दिया था आप वेकेट कर दें और सारे वहाँ पे मैन टू मैन सोल्जर्स थे। हाँ, लेकिन हुआ क्या था कि महल दोनों तरफ रियलाइज़ेशन हुई कि बाय दैट टाइम बोथ हैड बिकम न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़। 2008 में नहीं यार 1998 अर्ली मई में इंडिया ने शायद किए थे जी, एक्सप्लोजन्स। ऐसा ही है जी। उसी मंथ के एंड में पाकिस्तान ने कर दिए थे, दोनों के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स थे, और कारगिल में कहा जाता है कि वहाँ के जो कमांडर्स हैं उन्होंने कंसिडर भी किया था इस्तेमाल करने का। दिस इज़ अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय प्रेज़िडेंट बिल क्लिंटन व्हिच आई हैव कोटेड। तो अगर इस हद तक ये उसने कहा ये लगता है कि ये दोनों को समझ नहीं आती कि ये वेपन चीज़ क्या है। उन्हें पता ही नहीं कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बिल क्लिंटन इज़ राइटिंग एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से कम इन्फॉर्म्ड आदमी कौन होगा कि क्या हो रहा था। सो इफ ही इज सेइंग दिस, आई एक्सेप्ट हिज ऑब्जर्वेशंस। 4th ऑफ जुलाई 1999 को जब वो अपना फ्रीडम डे मनाते हैं, उसी दिन प्रेज़िडेंट क्लिंटन नवाज़ शरीफ से मिले और वहाँ पे फिर मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि आपके सामने पहले मियाँ साहब ने कहा कि आप हमारा ये मसला किसी न किसी तरीके से हल कराएँ और ये सीज़फायर आप करवा दें। तो इसके जवाब में क्लिंटन ने ये कहा कि नहीं, सीज़फायर नहीं होगी, पाकिस्तान को विथड्रॉ करना पड़ेगा, अनकंडीशनल विथड्रॉल। एंड ही सेड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड 2 स्टेटमेंट्स। एक तो ये है कि आप अनकंडीशनल विथड्रॉल करेंगे, दूसरा ये है कि अगर आप नहीं करते हैं तो वी विल डिक्लेयर यू एज अ रोग नेशन। नाउ द चॉइस इज योर्स, लेट्स मीट इन द इवनिंग और आप तय करें कि मैं कौन सी स्टेटमेंट पढ़ूं। ये बकौल बिल क्लिंटन के है। आई कैन सेंड यू अ वीडियो एज वेल। नहीं, आई थिंक यू आर राइट। मुझे भी, मैंने जब पढ़ा था तो शायद मेरी नज़र से भी गुजरा है ये। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि पाकिस्तान ही वहाँ पे अग्रेसर था ना। बल्कि इन्होंने तो अजीब बात की थी, शुरू में कहा कि ये मुजाहिदीन है, तो कुछ दिनों के लिए जो डेड बॉडीज थी मुजाहिदीन की, वो इंडियंस को पता ही नहीं था कि क्या करें। तो फिर जो अपने मुस्लिम यूनिट्स के मौलवी हैं उनको बुला के उन्होंने वहाँ दफन किए। बाद में वो बॉडीज पाकिस्तान को पाकिस्तानी फ्लैग के जरिए वापस की गई। ये ऑल
मेरी किताब के अंदर भी जिक्र है, वीडियो आपको मिल जाते हैं। जी, तो मेजर जिसमें जनरल राशिद कुरैशी उस वक़्त डीजीआईएसपीआर थे। उनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है सरताज अज़ीज़ साहब के साथ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दोज़ पीपल आर नॉट पाकिस्तानी सोल्जर्स और आई बाद में नो, वो मैंने खुद सुना नॉर्दर्न हुआ है। लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। थे या नहीं थे? थे, थे, मगर उन्होंने कहा था नहीं है। नहीं है। पहले वही मैं कह रहा हूँ ना, वही इनिशियली कह रहा हूँ। उन्होंने इसको डिनाई किया, तब एग्ज़ैक्टली, इंडिया ने दैट्स उनको द वेरी पॉइंट, कर दिया। दैट्स द पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम आल्सो सेइंग। जी, जी। तो तो ये एक और आप देखें, इधर से ये जो हरकत हुई और उसके बाद भी कोशिशें हुई हैं इंडिया की तरफ से। एक तो वाजपेयी साहब की विज़िट तो इतनी मशहूर है ना, कि हुँ, इधर वो दोनों प्राइम मिनिस्टर रिज़ॉल्व कर रहे हैं कि नो यूज़ ऑफ फ़ोर्स, पीसफुल रेज़ोल्यूशन कश्मीर, ये सो यू नो झेलम प्लान या पता नहीं चिनाब प्लान, कई आइडियाज़ थे कि कैसे इसको रिज़ॉल्व करेंगे, यानी ये दोनों तरफ से इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो कारगिल इन्होंने कर दिया, जिसके ये कहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कश्मीर के इश्यू को हमने रिवाइव किया। लेकिन मेरी अपनी, मैंने किताब में लिखा है कि उस दिन से पाकिस्तान का जो कश्मीर पे क्लेम है ना, सारी दुनिया में उसका सपोर्ट जो है डाउन हो गई। क्योंकि हुँ। अगर 2 गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स साइन a pact of peace and you violate it, then you are a rogue state, practically speaking, whether you are designated or not. ठीक है ना? डेजिग्नेशन तो एक होता है, ऑफिशियल हो जाती है ना, हुँ, लेकिन हुँ। सही। डिस्क्रिप्शन वाइज तो लोग उसे रोग स्टेट कहना शुरू कर दिया था। सर बिल्कुल, आपने आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक पूरी हिस्ट्री को सम अप किया है कि पाकिस्तान से कहाँ-कहाँ पर गलतियाँ हुई। और उसके जी, बाद में ये जो रीसेंट हिस्ट्री में 2014 के बाद जो हुआ है 2-3 अटैक इंडिया में, फिर इंडिया की हाँ तरफ जी। से रिस्पॉन्स, ये तो सबकी मेमोरी में ये ताज़ा सबकी है। रिसेंट मेमोरी है, रीसेंट मेमोरी रिसेंट में मेमोरी। ये हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा है, सो ये तो मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल सवाल सही। ये है कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए? प्राइम देखें जी, मिनिस्टर मोदी से ये सवाल जब पूछा गया एक प्रोग्राम के दरमियान, तो उन्होंने ये कहा कि मैं आज तक ये नहीं समझ में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि हम बात करें तो किससे करें? मैं वहाँ की जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ तो पता चलता है कि उनको तो फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ऐसे में इंडिया टॉक अगर में कोई जाए तो किसके साथ जाए? देखें, इंडिया के मेरे, मैं जब आई वाज वर्किंग एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, तो मेरे इंडियन कोलीग भी थे वहाँ पे। कुछ सीनियर इंडियन डिप्लोमेट्स थे जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, राजीव सिकरी और ये और वो। अ, वहाँ पे जो मुझे इंडियन पोजीशन आई कि जी जब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, वी कैन नॉट साइन एनी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। मैंने कहा यार देखो, बात सुनो, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में द रियल पावर लाइज विद द मिलिट्री, साथ साथ आप कहते हैं कि हमने ये जो एग्रीमेंट करनी है वो सिविलियन गवर्नमेंट से करनी है। तो आइदर यू डोंट वांट टू साइन एन एग्रीमेंट, बिकॉज इफ यू योरसेल्फ नो दैट इट इज द मिलिट्री। तो मेरा तो है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की दोनों गवर्नमेंट्स मिलें, तो द आईएसआई एंड द पाकिस्तान मिलिट्री शुड बी represented from the Pakistani side, and India can choose to send only its civilians. ठीक है। और और जी, जी। और और आपके मिलिट्री वाले एडवाइजर्स के तौर पे आए। पाकिस्तान जिस तरह भी अपनी वो कमेटी बनाता है, उसको बनाने दें आप। ये क्या कंडीशन हुई कि इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही हम करेंगे? ये कोई जैसे आपने डिफाइन किया है, अगर पाकिस्तान में रियल पावर इज विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स एक्सटेंडेड हैंड द आईएसआई, आई वुड वांट देम टू बी ऑन बोर्ड व्हेन आई साइन एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। सिंपल एज दैट। मैं तो बिल्कुल। इस तरह देखता हूँ। इंडियन पोजीशन तो राइट फ्रॉम द डे व्हेन बोथ द कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस तब से लेकर आज तक बड़ी वाज़ेह है कि इंडिया कश्मीर पर अगर कोई सेटलमेंट चाहता भी है तो वो किस नौयत की सेटलमेंट चाहता है। वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाना चाहते हैं। मसला अगर है कहीं पर तो पाकिस्तान की तरफ से है, हाउ डू वी रिज़ॉल्व इट? नहीं, इंडिया ने आज तक ये नहीं कहा कि वी वांट टू रिजॉल्व द इशू बाय डिक्लेयरिंग इट द लाइन ऑफ कंट्रोल एज द 71 के कॉमन बॉर्डर। 71 के वॉर के बाद में जब
भुट्टो इंदिरा गांधी का अकॉर्ड हुआ तो उस दौरान इंदिरा गांधी ने इनको ये बात कही जुल्फिकार अली भुट्टो को कि लेट्स नाउ इज द टाइम, लेट्स सेटल द बाउंड्री डिस्प्यूट एंड लेट्स मेक दी एंड दिस एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। उससे पहले तो ये सीज फायर लाइन हुआ करती थी। दैट्स करेक्ट। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नहीं मैडम, इस वक्त अगर मैंने यहाँ कोई इस तरह का मुआहदा कर लिया तो मैं वापस जाऊंगा तो मुझे तो लोग नोच खाएंगे, प्लीज गिव बिल्कुल मी सही। सम टाइम, मैं वापस ठीक है। जाऊं, 6 महीने का वक्त दें मुझे, मैं थोड़ा आवाम के अंदर एक माहौल बनाऊं एंड देन वी कैन डू इट। सो एज फार ठीक एज है। इंडियन गवर्नमेंट्स पोजीशन हैज बीन, वो तो बिल्कुल उसमें एक क्लैरिटी है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर ही बनाना चाहते हैं। इसकी मैं ताजा तरीन मिसाल आपको दे देता हूं। हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इमरान खान को खत लिखा था आपसे 3-4 महीने पहले। तो उन्होंने ये कहा कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारा जो द ओनली कोर इशू दैट रिमेन्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज इट इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडियन गवर्नमेंट ने पीओके का नाम तक नहीं लिया है। ठीक जवाब है, में लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे दरमियान कोर इशू जम्मू कश्मीर के सेटलमेंट है। ठीक है, दोनों की ये पोजीशन है, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा कि वी हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर डिस्प्यूट व्हिच इज दैट यू कीप योर कश्मीर, वी कीप आवर्स। ये सर तो नहीं ना वो तो ऐसा है ना कि वो तो इंडियन, नेगोशिएशंस। वो तो नेगोशिएशन। नेगोशिएशंस में आई आपके नो। पास लेवरेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। ये आई तो नो। बिहाइंड द डोर की बातें हैं सारी। आई एग्री। बट बट व्हाट आई इंडिया का तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग ये स्टांस रहा है, और ये दिस इज नॉट द मोदी गवर्नमेंट स्टांस, ये तो राइट फ्रॉम, मैंने कहा आपको, जैसे इंदिरा गांधी से लेकर आज तक का ये स्टांस है, प्रिंसिपल लेकिन स्टांस है। मैंने आपको बताया है कि जब आगरा में जनरल मुशर्रफ और श्री वाजपेयी साइन कर रहे थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है, तो आपकी तरफ से एक डिप्लोमेट ने कहा था कि यू कांट साइन दिस एग्रीमेंट ऑन विच इंक्लूड्स कश्मीर के अंदर जो आप जो भी टर्म्स हैं, बिकॉज द इंडियन पार्लियामेंट हैज अ रेजोल्यूशन सेइंग कि पाकिस्तानी कश्मीर भी अटू टंग है इंडिया का। तो ये ऑफिशियली जो पोजीशन है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान एग्री कर जाए ना लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर बनाने में, तो इंडिया वुड हैव नो हेजिटेशन बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट दे वांट। एग्जैक्टली। सिर्फ सिर्फ इतना फर्क है। मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल पोजीशन और एक्चुअल जो इंटेंशंस हैं इंडिया की, तो मुझे बिल्कुल पूरी समझ अगर आती हम इसको और क्लैरिटी के साथ कहें, द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, इजंट है। इट? दैट इज करेक्ट। आई वुड एग्री विथ यू। आई वुड एग्री विथ यू। अगर ये कर लें तो दोनों का इसमें फायदा ही फायदा है। तो फिर इसमें अगर आप इसमें अगर किसी को कुछ बड़ा कोई जेस्चर या कोई एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, दैट इज पाकिस्तान दैट नीड्स टू डू इट। यस, आई वुड इमेजिन। लोग कहते हैं जी इंडिया इज द बिग ब्रदर, इट शुड बी मोर बट जनरस। इंडिया जनरस के साथ क्या आपको कश्मीर तो नहीं देगा? और कोई जनरोसिटी आपको चाहिए तो बताएं। नहीं, आई थिंक अगर वो ये जनरस भी हो जाए ना कि इफ पाकिस्तान इज विलिंग टू कीप इट्स कश्मीर एंड हैव नो interference in our Kashmir, we are willing to grant you वेल, your इंटरफेरेंस तो इंडिया Kashmir. ने की नहीं है उस कश्मीर में, एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। Doesn't matter. It can say that we are not looking for regaining or acquiring the whole of Jammu and Kashmir. मैं वैसे उसके ही लिए कह रहा कोई, हूँ। उसके लिए ठीक है, आई 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 गेट योर पॉइंट, बट मेनी इंडियंस वुड से कि हमारा कोई ऐसा कोई इकदाम बताएं जिसमें हमने उसके उस पार कोई पहले हिमाकत की हो इन द नहीं नहीं, लास्ट 70 years। मैं तुमसे डिस्प्यूट नहीं ना कर रहा। तुमने मुझे कहा है कि कोई ऐसा तरीका क्या निकल सकता है हम्म। कि पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, यस, इट हैज टू रेकनसाइल टू द आइडिया कि कश्मीर इट लॉस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। हम्म। एक्चुअली तो महाराजा अगर रहते थे और तो एक और सिचुएशन बनती, वो हो नहीं सका। और जो चले। फिर बाद में हुआ, ऑफर भी आई बाद में, जब जंग हो गई तो फिर इंडिया ने नहीं ना अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और उसमें उसको फायदा ही है, क्योंकि एक और भी तो मसला बाद में समझ आया है ना कि जो रिवर्स का अपर रिपेरियन होता है उसके पास एडवांटेज होता है। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रिवर्स का जो अपर बेड है उसमें अपने आप को लोकेट करना भी उनकी सिक्योरिटी का हिस्सा बन गया हुआ है ना। बिल्कुल है जी, बिल्कुल तो है। और ये हम्म। इस किस्म की चीजें जो हैं उनको भी
पब्लिक में लाना चाहिए कि कैसे ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, देखो, जो इंडस वाटर्स ट्रीटी जो हुई है, उसमें भी पाकिस्तान में बहुत बकवास है कि जी हमने अपने 3 रिवर्स बेच दिए, ये कर दिया। मैं कहा यार ज़रा जाके देखो, 80% ऑफ द वाटर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। बाद में आपने वहाँ पे रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, बैराज नहीं बनाए उस वाटर को होल्ड करने का, तो ये आपकी गलती है। इंडिया ने 2-3 दफ़ा ये आर्बिट्रेशन के पास गई है ये ट्रीटी, तो दे फाउंड दैट इंडिया एक्टेड विदिन इट्स द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। माइनर जो चेंजेस उन्होंने रिकमेंड किए, बस दैट वाज़ ऑल। तो डैम शुरू इंडिया ने से ही बना लेने चाहिए थे पाकिस्तान हाँ, को। इंडिया ने अपर रिपेरियन होते हुए पाकिस्तान का पानी कभी नहीं ना रोका। सही। मुझे कुछ डिप्लोमेट्स ने कहा कि हम रोक भी सकते हैं, ये भी होना वो तो चाहिए। मैंने थ्रेट्स कहा तो इन दिनों तो अभी राजनाथ सिंह भी 2 दिन पहले थ्रेट दे वहाँ पे दे रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, वो वो तो अब वो क्या है कि पॉपुलिज्म की सियासत हो रही है, तो आई इट नो, इज पार्ट ऑफ आई दैट। नो, आई नो। तो ये मैंने कह देना कि वी विल गो एंड टेक बैक पीओके, तो ये भी मेरे ख्याल से एक ऐसी ही स्टेटमेंट है। हमने तो 90 आई वुड से क्लोज टू 95-96% ऑफ इंडियंस हैव नॉट इवन विजिटेड कश्मीर। पहले कश्मीर विजिट करना जरूरी है, उसके बाद पीओके भी ले लेना। जो हाँ, लोग ठीक है। कश्मीर तक नहीं जाते हैं अभी। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, इसी साल सॉरी, गवर्नमेंट से ये पूछा गया था पार्लियामेंट में कि आप तो कह रहे थे कि 370 के बाद में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज होंगी, इंडियंस वुड बी एबल टू गो एंड बाय लैंड इन कश्मीर। तो बताएं जी कितने लोगों ने लैंड खरीदा है? टर्न्ड आउट टू बी कि 135 करोड़ लोगों में से 2 लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी है जम्मू और कश्मीर में। वही तो ना, व्हाई वुड पीपल वांट टू बाय इन अ फार अवे प्लेस जहाँ उनका कोई रूट्स भी नहीं है और ना रूट्स भी नहीं अनसेटल्ड है इस्लामिक टेररिज्म का, सर वो है। ट्रैक, वो एक खौफ भी है। खौफ भी है, ज़ाहिर है, ज़ाहिर है। वो खौफ लेकिन है जिस वो। दिन ये जनरेशंस के लिए इन्होंने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, जी। जिस दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई लीडरशिप आएगी, अब वो कैसे आएगी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हाइप जो है वो तो ज़्यादा बढ़ गई है अब। सही है। तो आपसे एक तो आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जी, पाकिस्तान बार बार यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला देता है, यूएन ये जो 47 हुँ, रेजोल्यूशन है इसी का, जो प्लेबिसाइट की बात करता है। हाउ रेलेवेंट इज दैट रेजोल्यूशन नाउ? कोफी अनान साहब ने तो 2001 के अपने साउथ एशिया के दौरे में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप प्लेबिसाइट के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि दे आर डेड नाउ। तो उन्होंने कहा कि अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो दे गो बैक टू द स्पिरिट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन एंड रिजॉल्व देयर इश्यूज। दैट इज द ओनली वाइबल ऑप्शन। तो एक एक्सीलेंट। तो ये आपसे आप बताएं प्लीज, उन 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 रेजोल्यूशंस का क्या मुस्तकबिल है? एंड इफ देखो, नॉट। वो रेज़ोल्यूशंस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ही पूरी नहीं हुई। तो इट मीन्स दोज़ हैज़ दे हैव बिकम ऑब्सोलीट, रिडंडेंट। और देखें, जो ये है ना कश्मीर का डिस्प्यूट और जो रेज़ोल्यूशंस हैं, ये यूएन चार्टर का जो है ना चैप्टर 6 के तहत है। चैप्टर 6 के तहत में इट इज़ यूएन ओनली हैज़ अ पीस मेकिंग पीस कीपिंग मिशन, और उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, वो अपने डिस्प्यूट को खुद ही रिज़ॉल्व कर लें। चैप्टर 7 के अंदर जो डिस्प्यूट्स आते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक सॉल्यूशन जो है, रेज़ोल्यूशन जो है, एक कॉन्फ्लिक्ट का वो अ, पास करे और अथॉरिटेटिवली उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो महल 2009 में कोफी अनान, आई थिंक, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर इशू, ये अंडर चैप्टर 6 है। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल नहीं, एक्सेप्ट टू असिस्ट इन पीस कीपिंग एंड टू एनकरेज द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑन देयर ओन। इसलिए यूएन का रोल कश्मीर के अंदर जीरो है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन चार्टर ऑब्लिगेशंस। उसकी चार्टर ऑब्लिगेशन सिर्फ पीस कीपिंग की है। रेजोल्यूशन जो है वो दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज
ही इसको रिजॉल्व करेंगी। तो सिंपल सर एज क्या दैट। पाकिस्तान को फिर ये जो बार-बार वो मेंशन करते हैं उसे छोड़ देना चाहिए और कोई मिड कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है? मैं तो यही समझता हूँ, मैं तो बार-बार यही कहता हूँ। लेकिन अब देखें, मैं देखता हूँ कि दोनों तरफ, अगर एक तरफ से गवर्नमेंट थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दिखाए भी, तो ऑपोजिशन गले में आ जाती है कि आपने कश्मीर के ऊपर बेच पाकिस्तान को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो गवर्नमेंट जो है वो पहले ही बड़ी नर्वस है, वो और ज़्यादा कश्मीर पे हो जाती है। अभी देखें ना, ये शारजाह की कोई हुई थी, इन्वेस्टमेंट होनी है कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान ने कहा कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे। नाउ दैट इज़ नॉट नॉर्मल वे ऑफ अ स्टेट टू रिस्पॉन्ड टू सच सही। सिचुएशंस। और वो यूएई जहाँ पर लाखों पाकिस्तानीज़ काम करते हैं, अगर आप एयर स्पेस नहीं देंगे, कल को वो कह सकते हैं हम पाकिस्तानीज़ को यहाँ काम नहीं करने देंगे। कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान को ये कहने की क्या ज़रूरत है? देखें, अमेरिका, यानी ये सारे लोग कह रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। इंडिया और चाइना के कितने स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं, लेकिन उनकी ट्रेड कहते हैं $100 बिलियन की है एनुअल, उसको तो उन्होंने ज़ीरो नहीं किया। हालाँकि शायद इंडियन एक्सपोर्ट्स कम हैं, चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। देयर इज़ एन इम्बैलेंस, इक्वल नहीं है। उसके इसी बावजूद तरह हुँ, उसके बावजूद इसी हुँ, तरह चाइना और यूएसए का भी इम्बैलेंस है। लेकिन जो मैच्योर मुल्क होते हैं वो अपनी जो है ना इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंटरेस्ट को कोशिश करते हैं इनसे अलग रख के, और जो उनके पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, उनको किसी और तरीके से रिज़ॉल्व करें। पाकिस्तान हैज़ टाइड इट एवरीथिंग, ट्रेड के ऊपर बैन लगाया हुआ है, लेकिन जो खबर आई है कि दे हैव एग्रीड टू लेट 50,000 टन्स ऑफ इंडियन व्हीट पास थ्रू पाकिस्तान टू हेल्प द अफगान गवर्नमेंट। अब ये अगर अफगान गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, चलो ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, तो पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड का इंडिया के साथ, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी में उसमें स्टिमुलेशन चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड होगी तो तभी हालात बेहतर होंगे। एक और चीज़ है, इंडिया ने बहुत पहले पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था, और पाकिस्तान को भी दे देना चाहिए था विदाउट एक्सेप्टिंग कि हम कश्मीर के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो डिस्प्यूट भी चलता रहता, लेकिन सही, मोस्ट फेवर्ड नेशन के हवाले से दोनों मुल्क एक दूसरे से फ़ायदा भी उठाते हैं। तो सही। ये पाकिस्तान की जो है ना पोज़ीशंस इस मामले में, मैंने कई दफ़ा उस पे क्रिटिसाइज़ भी किया है। यस सो सर, इट्स वेरी आपने सैड, बिल्कुल किया है। वेरी तो सैड। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आज का जो प्रोग्राम था मैं उसको कंक्लूड करूँ और एक छोटा-सा सवाल यहाँ पे ये कहूँ कि अगर 10 में से कितने नंबर देंगे आप इंडिया को ये ताल्लुकात भारत-पाकिस्तान के खराब होने की रीज़न्स के पीछे और पाकिस्तान को आप कितने नंबर देंगे? अगर आपको यार, अगर मेजर करना पड़े दोनों को? इंडिया आई वुड ब्लेम 4, एंड ओके, पाकिस्तान आई वुड ब्लेम 8। ठीक है। तो आप ठीक है, मैं समझ गया। तो डबल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज़िम्मेदार है भारत-पाकिस्तान के खराब ताल्लुकात के लिए। नहीं, पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल है, हैज़ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक फॉर पीस। मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि सही है, अगर सही है। सवाल, अगर मगर ये खराब मान ली, ताल्लुकात में आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है इन कंपैरिजन टू मैं अपनी ज़मीन के अंदर कोई वॉर एक्सरसाइज़ करता भी हूँ, तो मेरी एक फ़ौज है जिसको मैंने ट्रेन करना है और उसको ठीक, एज़ लॉन्ग एज़ दोज़ रॉकेट्स डोंट फ्लाई टू द अदर साइड एवरी कंट्री हैज़ राइट टू डू मिलिट्री एक्सरसाइज़ इन तो देयर फिर ओन ऐसे करते हैं, अगर बाउंड्री। 10 का स्केल है ना, 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलें तो चलें हाँ, प्लीज़ अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि अगर आप ये तो कहें कि मैं 2 इंडिया को देता हूँ और 8 पाकिस्तान को देता हूँ, बताएँ फिर? नहीं, 3 इंडिया को देता हूँ और 7 पाकिस्तान को देता हूँ। 10 में से 3 आप कहेंगे कि इंडिया ज़िम्मेदार है, 7 पाकिस्तान है। स्टिल हाँ जी। ओके। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कौन-से गाने की मैं रिक्वेस्ट करूँ? याद करें प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैंने कहा भी था कि आप यू हैव टू हाँ, सिंग अ मुझे सॉन्ग। याद आ गया, जी, याद जी, आ जी। गया। तो मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा वाक़ई में ये जो राहें हैं ये आँसू भरी ही हैं। तो क्यों ना आप हमें गीत सुनाएँ आँसू भरी हैं ये जीवन की राहें। वाह जी वाह! हाँ, ये एक बड़ा मेरा अज़ीज़ तरीन
गाना है जो मैंने बहुत गाया है, और इसकी धुन बनाई थी म्यूज़िक डायरेक्टर दत्ता राम ने, जो ज़्यादातर असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के। लेकिन उन्होंने चंद फ़िल्मों में बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक भी दिया है, और ये राग यमन कल्याण, एमन कल्याण पंजाबी में कहते हैं, उसकी बुनियाद पे बनाई गई है। तो ये सुने आप। आँसू भरी हैं ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आँसू भरी है, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो, ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आंसू भरी है, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, उन्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। आंसू भरी है। अच्छा, बहुत इसके जो शेर है ना, वो हसरत जयपुरी ने लिखे थे। ये एक मिस हो गया था, ये भी आ गया है, हसरत जयपुरी ने। जी, जी, जी। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने। मैंने ओरिजिनल भी सुना है। ट्रस्ट मी, आपने ओरिजिनल से भी बेहतर गाया है। एक काम करते हैं सर, आप अपने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट कीजिएगा। इस बार नए साल पर हम एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखते हैं, इसी किस्म का कोई, जिसमें दोनों मुल्कों के लोग हैं, वो बैठ के आपस में, आपके स्टूडेंट्स और हम सब मिलके कोई प्रोग्राम करें। शायद इसमें ही कोई हमारे कौम की, हमारे लोगों की कोई बेहतरी हो। आज आपने चले, वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। यू आर मोस्ट वेलकम अरविंद, एनी टाइम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सर।